दोस्तों कंप्यूटर किस पे चलता है? कंप्यूटर दो नंबर 1 और 0 पे चलता है। ये 1 और 0 किसने दिए थे? हमारे पूर्वजों ने दिए थे, सनातन धर्म ने दिए थे। सनातन धर्म कितना 5000 साल पुराना है, जबकि इस्लाम 1400 साल पहले आया है। जो इस्लाम अपने आप को कहता है कि उसने दुनिया को ये नंबर पद्धति दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहता है कि हमने दी। जब 0 दुनिया में मान चुकी, आर्यभट्ट ने दिया, तो ये संख्या पद्धति तुमने कैसे दे दी? तुम्हारा धर्म 1400 साल पहले पैदा हुआ, हमारा सनातन 5000 साल पहले पैदा हुआ। तो जब 5000 जब 0 हम पहले दे चुके, तो ये संख्या पद्धति तुमने कैसे दे दी? ये संख्या पद्धति भी हमारी, अभी बताऊंगा कि कैसे हमारी संख्या पद्धति की नकल करके उन्होंने अपनी संख्या पद्धति बनाई और पूरी दुनिया में बताया कि हमने संख्या दी। क्यों क्यों कैसे दी? क्योंकि जब मुसलमानों का शासन था, तो उन्होंने हमारे ग्रंथों से चीजें चुरा चुरा के अरब भेजी और अब से वो चीजें यूरोप और पश्चिमी देशों में मिली। देखिए रोमन में संख्या पद्धति कैसे होती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसमें का यूरोप की संख्या पद्धति कहीं भी 0 आ रहा, जब 0 ही नहीं आ रहा तो तुमने कंप्यूटर बना कैसे पाते? कंप्यूटर हमारी वजह से बनता है। अब हम अरबियों की संख्या देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो मैं बता चुका हूं, 0 ही हमने दिया। आर्यभट्ट ने, पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि 0 आर्यभट्ट भारत से आया। जब 0 ही हमसे आया तो संख्या पद्धति को तुम कैसे ले लोगे? अब जो तुम धर्म जो इस्लाम 1400 साल पहले आया, वो हमें 5000 साल पुरानी चीजों की नकल तो करेगी। अब देखो हिंदी में नंबर को कैसे लिखा जाता है, जो हमारे 5000 साल 1400 साल से पहले जो चीज हमारी आ चुकी दुनिया में, उसी कैसे नकल करके अरबियों ने अपने नंबर बना दिए और दुनिया को बताया हमने नंबर दिए। देखो हिंदी को क्या, इंग्लिश को क्या, हिंदी को में 1 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। 2 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। 3 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। 4 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। 5 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। 6 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। 7 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। 8 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। 9 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और 10 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ठीक है। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। तो ये हमारी संख्या पद्धति जो 1400 साल पहले दुनिया में आई थी, दुनिया को संख्या किसने दी? हमने दी। जब आप देखो अरबियों ने कैसे हमारी नकल करी, 1 को क्या 1 बना दिया, 2 को 2 बना दिया, 3 में इसमें घुमा को सीधे सीधे कर दिया, 3 बना दिया। 4 को इनने ऐसे करके ऐसे, जो हमने घुमा बाहर किया, इनने ऐसे करके ऐसे कर दिया ताकि दुनिया को लगे हमने संख्या पद्धति। 5 को इनने ऐसे कर दिया। 6 को इनने ये 0 घुमाव ऐसे जी रही है, इसको हटा दिया, इसको हटा के इनने ऐसे कर दिया। देखो जो हो गया 6। दुनिया को कह रहे 6 हमने दिया। 7 क्या से अपने मन से इस 8 की नकल कर दी, इसको सीधा कर दिया, ऐसे इसको घुमा दिया। इसको देखो आप इसको घुमा दिया तो ये 7 हो गया, ताकि आगे पीछे से 8 को 7 इसलिए करा ताकि दुनिया को लगे नकल ना करें हमारी, हमने किसी की नकल ना करी। इसी को घुमा दिया, 7 बन गया। फिर 8 को करने के लिए अपने 8 को अपने मन से इसको बना दिया, कुछ भी घुमा के इसी 7 को क्या कर दिया? ऐसे कर दिया, जिसमें इसी को ऐसे कर दिया। 7 को क्या ऐसे था 7, इसी को ऐसे घुमा दिया तो उसको ऐसे सीधे कर 8 को 7 कर दिया, 7 को 8 कर दिया ताकि दुनिया को लगे हमने संख्या पद्धति दी। और फिर 9 को इसी को सीधा कर दिया तो ये 9 हो गया। और 1 को क्या कर दिया? इसमें जी हटा दिया तो ये 1 हो गया, इसमें जे हटा दिया 1 हो गया। तो ये दुनिया को हमारी जो सनातन धर्म की 5000 साल पहले की संस्कृति से संख्या निकली थी, उसको अपना नाम दे दिया और उसको अरब से यूरोप में पहुंचाया। और यूरोप वालों से कहा देखो तुम ये ब्राह्मण रिलीजन के, हम ये ब्राह्मण रिलीजन के, अपन दुनिया को ज्ञान दें कि देखो हमने दुनिया को ये दिया ताकि सनातन का नाम ना हो। तो फिर अरबियों अरब से जब यूरोप में गया, यूरोप ने कहा चलो ये चीज तुम्हारा नाम हो जाएगी, ये चीज हमारा नाम हो जाएगी।
1400 साल पहले आया, जो 5000 साल की पहले की धन की नकल करके अपने आप को मान बताता है, वो कैसे बड़ा हो सकता? हम 1400 साल पुराना धर्म कभी 5000 साल पुराने धर्म से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए सनातन ही सत्य है, सनातन ही विज्ञान है और सनातन ही शाश्वत है, बाकी सब समझ जाओ। तो ये मेरे मकसद इसलिए बताने का था क्योंकि हम जो आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं, अंग्रेजों को महान बनाते हैं कि कंप्यूटर देखो अमेरिका से आया, अरे कंप्यूटर जब तक जीरो ही नहीं होता तो बनाते कैसे अमेरिका वाले? भले ही उन्हें मैकेनिक्स बना दिया, उस मैकेनिक्स के सॉफ्टवेयर तो चाहिए, सॉफ्टवेयर तो जीवन और जीरो दो ही बाइनरी कोड को समझता है, उसके अलावा समझते ही नहीं है। हर चीज में बाइनरी कोड 1 और 2 होता है, उसी को कन्वर्ट करता है वो अपनी जरूरत के मुताबिक। जो बाइनरी कोड से ही वो पूरे सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कंप्यूटर की बनती है, तो उस जीरो के बिना कैसे बन सकता था कंप्यूटर? ये मकसद था मेरा आपको बताना कि हम दुनिया को संज्ञान हम ही ने साइंस से दिया, साइंस सनातन दुनिया को साइंस और विज्ञान सनातन ने दिया। अगर सनातन नहीं होता तो दुनिया साइंस और विज्ञान भी नहीं होता। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि के बारे में आपको बताया था। मैंने बताया था कि कैसे वैद्युत आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि का मतलब जो स्वयं से पैदा नहीं होती, दूसरी राशियों के गुणा भाग से पैदा होती है। और जो विद्युत धारा क्या मूल राशि है, जो खुद से पैदा होती, वो किसी दूसरी राशियों के गुणा भाग से पैदा नहीं होती। तो मूल राशि जो खुद से पैदा हो, उसमें कोई सी दूसरी राशियों की मात्राओं को कोई गुणा भाग नहीं हो। लेकिन व्युत्पन्न राशि में 2 या 2 से ज्यादा मात्राओं का गुणा या भाग होना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, टॉपिक आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। ये बात हम सबको पता ही है कि हमारे दुनिया में जितनी चीजें हैं, चाहे ये बोर्ड हो या ये चौक हो या जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो हो, कमरे का सीमेंट हो, पंखा हो, हर चीज दुनिया की, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी छोटे से छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ है। हमारे जिसमें जो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए बहुत महंगे टेलीस्कोप चाहिए होता है जिससे उस परमाणु को देखा जा सकता है। उस टेलीस्कोप की कीमत है 25 करोड़ रुपए, जो दुनिया के 1 या 2 देशों के पास ही है। वो टेलीस्कोप भी दुनिया कहाँ पे इस्तेमाल करता है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हो रिसर्च के लिए, वो इस बात में इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि परमाणु के अंदर और कौन कौन सी नई चीजें हैं जिनका हमें पता लगाना है, उसके लिए करते हैं। तो वो बहुत महंगी होती है, तो आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन उसमें साफ साफ बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए साफ साफ परमाणु दिखता है किसी भी चीज में। तो क्या परमाणु, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। हर परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन, जिस पर ऋणावेश होता है, जो नाभिक की बाहरी कक्षाओं में घूमता है और कहीं भी स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में हमारे जो बिजली की सप्लाई होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है। इलेक्ट्रॉन ही क्या आवेश को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करता है। इलेक्ट्रॉन ही आवेश का चालक माना जाता है। दूसरा हो गया होता प्रोटॉन, ये क्या होता है? धनावेश होता है। ये कहाँ के? नाभिक के अंदर होता है। और उसके अंदर नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, ये उदासीन कण होता है। मतलब नाभिक के अंदर, नाभिक स्थायी होता है, वो कभी अपनी जगह से इधर से उधर नहीं भाग सकता। परमाणु के अंदर नाभिक और इलेक्ट्रॉन 2 चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों में ऐसे नाभिक चक्कर, इलेक्ट्रॉन नाभिक, सॉरी माफ करना, ये नाभिक है, इसके चारों में इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ये स्थायी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये कभी भी किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के इलेक्ट्रॉनों से संपर्क करके कम या ज्यादा संख्या में हो सकते हैं। इस वजह से ये क्या, चार्ज आवेश को एक जगह से दूसरी हस्तांतरित करते हैं। अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन एक इधर से दूसरी, एक नाभिक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उस परमाणु पर क्या, ज्यादा धनावेश आ जाता है। मतलब उस पे क्योंकि उसमें नाभिक के अंदर कोई प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन कम होने से धनावेश की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरे परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो वहां पे जो प्रोटॉन होता है उसमें उसकी संख्या इलेक्ट्रॉन से कम हो जाती है, क्योंकि दूसरी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया तो उसकी संख्या कम हो जाती है। तो उसमें क्या है,
वो ऋण आवेश आ जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन। और नाभिक के अंदर जो दो चीजें होती है नाभिक के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इसलिए कोई भी नाभिक जो होता है परमाणु का वो धनावेश होता है कि उदासीन चीज में मतलब जीरो हो गया। अब प्लस में जीरो होता है उदासीन होता है, उसमें कोई ना धनावेश होता है ना ऋणावेश। अब प्लस में हम जीरो को जोड़ेंगे प्लस ही बनेगा, कुछ और नहीं बढ़ेगा। तो प्रोटॉन धनावेश है तो इसमें जीरो जोड़ेंगे तो पूरा नाभिक के ऊपर जो धनावेश हो, पूरा नाभिक के ऊपर जो चार्ज होता है आवेश धनात्मक होता है, धनावेशित होता है क्योंकि प्रोटॉन की वजह से। तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक चारों चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु के तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए दोस्तों, भारी कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी कण होते हैं जिसके कारण जो काम परमाणु के केंद्र में छोटे से भाग में रहते हैं जिसे नाभिक कहते हैं। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन भारी कण होते हैं इस वजह से ये नाभिक के अंदर रहते हैं। तो नाभिक इन्हें बांधे रखता है क्योंकि इनमें बहुत ऊर्जा होती है। परमाणु बम क्या होता है, इन्हीं न्यूट्रॉन की वजह से इतना बड़ा विस्फोट करते हैं, इतनी बड़ी ऊर्जा पैदा होती है कि शहर की शहर तबाह कर देता है और उसका असर कई हजार सालों तक रहता है। इसलिए भारी कण की वजह से नाभिक ऐसे अपने अंदर समाये रहता है ताकि ये दुनिया के लिए किसी भी खतरा न हो। तो भारी कण के नाभिक के काम छोटे से केंद्र परमाणु के केंद्र के छोटे से भाग में रहते हैं जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 टू द पावर -15 कितनी हाई रेजोल्यूशन, इतनी गहराई में होता होगा कि अपन सारा आगे तो देख भी नहीं सकते। त्रिज्या 10 टू द -9 नाभिक की त्रिज्या। उसके अंदर फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग होंगे तो उनकी फिर कितनी संख्या होगी, उनकी त्रिज्या क्या होगी, वो तो और ज्यादा खतरनाक होगी। 10 टू द -15 मीटर होती है। हल्का कण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का कण होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश का चालक होता है। हमारे जो आवेश को जो चार्ज होता है, बिजली होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करने में इलेक्ट्रॉन ही काम आता है क्योंकि हल्का कण होता है। और इसी वजह से ये नाभिक के बाहर चक्कर काटता है क्योंकि ये किसी के लिए खतरा नहीं रहता है। इसमें ऊर्जा होती है लेकिन हल्के होने की वजह से ये खतरनाक नहीं होता। इसलिए ये बिजली का बहुत बड़ा चालक होता है। बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में, हस्तांतरित करने में मदद करता है इलेक्ट्रॉन ही। नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। हल्का कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, नाभिक के बीच में होता है, इसके चारों ओर ऐसे घूमते रहते हैं। चूंकि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी चारों चक्कर काटता है। क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। जितना नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है नाभिक के अंदर, तो नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनकी संख्या भी 10 ही होगी, ना उससे ज्यादा होगी ना कम होगी। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश का परिमाण माइनस ही, हमेशा प्रोटॉन पर धनावेश के परिमाण प्लस ही के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो परिमाण होता है उसका पूरा आवेश का जो मात्रा को होता है, आवेश की जो मान होता है कितना होता है, हमेशा सब बराबर होता है आवेश। लेकिन इन पे जो संख्या को चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस अलग अलग होते हैं क्योंकि ये ऋणावेशित होता है और ये प्रोटॉन धनावेशित होता है। लेकिन इनकी वैल्यू हमेशा ई के बराबर ही होगी। लेकिन इनकी संख्या को चिन्ह अलग होने से क्या होता है, जो परमाणु उदासीन हो जाता है, के बराबर होता है। अतः परमाणु क्या होता है, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस वजह से परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन हो जाता है। क्या होता है, विद्युत उदासीन हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु सामान्य अवस्था पर जब किसी भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा नहीं जाए, मतलब क्या, कोई भी वस्तु सामान्य है जब एक वस्तु को लिखते हैं, एक वस्तु को, ये बोल रहे हैं, एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ा नहीं जाए तब उसे सामान्य अवस्था कहते हैं। तो विद्युत उदासीन को वह वस्तु क्या विद्युत उदासीन होती है। लेकिन जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु, जैसे हमने शुरू में आपने जब लेक्चर किया था उसमें आपको
थेल्स यूनानी दार्शनिक थेल्स थे, उनका एग्जाम्पल दिया था कि कैसे 2600 साल पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को फर से रगड़ा, तो उन्होंने पाया कि फर के जो बाल अटल के अंबर पदार्थ की ओर आकर्षित हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे? जब अपन दोनों को आपस में रखते तो एक वस्तु जैसे अंबर के इलेक्ट्रॉन के दूसरी वस्तु फर में चले जाते थे, तो अंबर के इलेक्ट्रॉन जब दूसरी वस्तु के फर में चले गए तो अंबर के पर क्या धनावेश हो गया, क्योंकि उसमें मैंने अभी जैसे बताया कि नाभिक से किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। तो जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन धनावेशित है, तो पूरा परमाणु के धनावेशित हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो अंबर से इलेक्ट्रॉन इसमें फर में जाएंगे तो अंबर धनावेशित हो जाएगा और फर ऋणावेशित हो जाएगा। तो क्या अंबर धनावेशित है तो ये क्या करेगा, फर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन फर में, कांच के जो अंबर के इलेक्ट्रॉन फर में चले गए, तो अब वो फर अंबर के जो परमाणु है वो क्या करेगा, फर में जो उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चले गए थे, मान लो अंबर के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 में से 5 फर में चले गए, तो इसके पास 5 हो गए, इसके पास 10 हो गए। अब ये क्या करेगा अंबर, इसके 15 इलेक्ट्रॉन में से 5 जो इसके पास चले गए फर के पास, उन 5 को अपनी तरफ खींचने का कार्य करेगा। तो जब अंबर के परमाणु फर के परमाणु से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो फर के जो बाल है टेक अंबर की तरफ आकर्षित होंगे। इसी वजह से होते थे, क्योंकि अपने परमाणु इलेक्ट्रॉन फर को देगा तो आप अंबर फर से अपने इलेक्ट्रॉन वापसी देगा, तो अब जब वापसी देगा तो उसके जो फर के जो बाल होते हैं वो अंबर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है। अब देखिए, अतः इससे पता चलता है कि वस्तुओं में आवेश के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर परमाणु जिम्मेदार होने लगेंगे आवेश के लिए, क्योंकि प्रोटॉन जिम्मेदार होने लगेंगे आवेश के लिए, तो प्रोटॉन परमाणु के अंदर होता है न्यूट्रॉन के संग, और वो भारी तत्व होता है तो नाभिक क्या उसको बांधे रखता है। लेकिन अगर प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा तो इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा करेगा कि दुनिया ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये परमाणु विघटन परमाणु विस्फोट वाली अभिक्रिया पैदा करेगा, और परमाणु हथियार किसके इसी सिद्धांत बने हैं कि नाभिक को तोड़ के उसके अंदर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करो और फिर न्यूट्रॉन को तोड़ के भारी ऊर्जा पैदा करो। इसलिए प्रोटॉन को हमेशा नाभिक अपने अंदर रखता है ताकि दुनिया को एक खतरा ना आए। तो प्रोटॉन कभी परमाणु को आवेश के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। अतः वस्तुओं पर धनावेश का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी। किसी वस्तु पर धनावेश का मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो धनावेश हो गया, और ऋणावेश का मतलब क्या, ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अधिकता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब किसी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में आ गए। दो वस्तुएं हैं, उनमें एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, लेकिन जैसे उनको आपस में रख लेंगे एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे परमाणु के 10 इलेक्ट्रॉनों में चले गए, तो एक परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे पर 15 हो गए, तो क्या हो गया, जिसमें 5 हो गए उसमें नाभिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 10 है, मान लो है, मान 10 मान ली प्रोटॉन की संख्या भी 10 मान ली इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी, प्रोटॉनों की संख्या 10, तो 5 और 10 15 हो गए, लेकिन दूसरे परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 10 थी लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 हो गई, तो वहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलाकर कितना 25 हो गए। तो जैसे क्या यहाँ धनावेश हो गया, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन की संख्या कुल मिलाकर प्रोटॉन की संख्या 5 ज्यादा हो गई, क्योंकि 10 और 5 15 में 10 प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, उसमें 15 इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 10 प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा आएगी, तो उसमें ऋणावेश हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इस वजह से तो धनावेश में वस्तु ऋणावेश वस्तु को आकर्षित करती है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेना चाहती है।
दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो वस्तुओं में एक वस्तु धनावेशित होती है, एक वस्तु ऋणावेशित, वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्यों करती है? क्योंकि धनावेश के कारण उसके इलेक्ट्रॉन ऋणावेश वाली चीजों में चले जाते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेने के लिए करती है। लेकिन जब कोई वस्तु सामान्य अवस्था में होती है तो उदासीन होती है। क्यों? क्योंकि उसके परमाणु के अंदर नाभिक के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर संख्या में होते हैं और उन दोनों का जो परिमाण होता है वो भी बराबर होता है। इस वजह से वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। लेकिन जब किसी दो वस्तुओं में धनावेश आ जाता है, धनावेश का मतलब क्या? उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन चले गए, किसी तीसरी चीज में चले गए। अब किसी दोनों वस्तुओं में से इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो क्या भागती है इधर उधर, वो कहती है हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम वापसी, वो दूसरी कहती है हमें भी इलेक्ट्रॉन वापसी चाहिए। दोनों एक दूसरे से दूर आती है क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को लिए नहीं करे। दो वस्तुओं ने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ना तो दिए ना तो लिए, तो वो दोनों कहती है अपन को एक दूसरे को कोई मतलब नहीं है, हमने तो जिसको दिए इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएंगे। तो वो दोनों एक दूसरे से दूर भागती है। धनावेश का मतलब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है लेकिन दोनों ने एक दूसरे से नहीं लिए, दोनों ने एक दूसरे को नहीं दिए बल्कि उन्होंने तीसरे को दिए, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगी। और दो वस्तुओं के ऋणावेश का मतलब क्या होता है? उन्होंने तीसरे से इलेक्ट्रॉन लिए। अब उन्होंने जब तीसरे से इलेक्ट्रॉन लिए तो वो दोनों वस्तुएं कहती है हमने तुमसे इलेक्ट्रॉन न लिए न दिए, तो हमने जिससे इलेक्ट्रॉन लिए उसी को वापसी देने जाएंगे, ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। तो वो दोनों एक दूसरे दूर भागती नहीं, मुझे तो जिससे इलेक्ट्रॉन लिए उसको वापसी देने जाना है। इसलिए हमेशा धनावेश वाली दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और इसलिए ऋणावेश वाली दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन धनावेश ऋणावेश वाली इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करती है क्योंकि एक ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए होते तो वो वापसी लेने के लिए उसके करीब जाता है, और फिर जब वापसी लेने के लिए करीब जाता है तो जिस वस्तु पे ऋणावेश है उसके जो बाहर के होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जैसे अंबर वाले में उदाहरण में बताया था, अंबर को फर से रगड़ा जाता है तो फर अंबर धनावेशित हो जाता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन फर में चले गए और फर ऋणावेशित हो गया। तो फर अंबर फर को आकर अपनी तरफ खींचेगा कि हमें इलेक्ट्रॉन वापसी दे दो, तो फर के जो बाल हैं वो क्या करेंगे? अंबर की तरफ खींचेंगे क्योंकि वो अपने उस फर के इलेक्ट्रॉनों को अंबर को देने का प्रयास कर रहे हैं।